बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में ये इंदिया भी दिया गया कि शायद यूट्यूब को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि कुछ ऐसा मवाद यूट्यूब पर डाला जाता है जो कि अदालत के लिए नामुनासिब होता है। बहुत से ऐसे फैसले आते हैं जिन पर तज्ज़िये किए जाते हैं, तबसरे किए जाते हैं, और यूट्यूब पर चूँकि आज़ादी है इसलिए लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। आज अदालत का ये भी कहना था कि जो आज़ादी राय है उस पर कोई यानी कतगन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बाउंड्रीज या कोई लिमिट्स ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह एक रोज़ पहले हमने ये देखा था कि टिकटॉक के हवाले से एक सख्त बयान आया था जिसमें एक वार्निंग जारी की गई थी कि लोग टिकटॉक बनाते हुए अखलाकी इक़्तिदार का ख्याल रखें। आज टिकटॉक के जो तर्जुमान हैं उनका भी एक बयान सामने आ गया जिनका ये कहना है कि अव्वलीन तरजीह जो है वो कानून की पासदारी है और इस एप्लीकेशन के अंदरूनी माहौल को महफूज और मस्बत रखना है। यानी बहुत सी ऐसी वीडियोस होती हैं, तकरीबन ये कहा जाता है कि कई ऐसी वीडियोस होती हैं जो अखलाकी इक़्तिदार के हिसाब से नहीं होती, उन्हें अपलोड होने से पहले ही डिलीट कर दिया जाता है। मेरा नाज़रीन, टिकटॉक की जब बात पाकिस्तान में की जाती है तो एक शख्सियत जो बहुत मशहूर हैं, यानी अगर हम बात करें वज़रा के ऑफिस की, अगर हम बात करें कुछ ऐसे सियासतदान की, हाल ही में फारूक सत्तार साहब के साथ भी एक टिकटॉक हमने देखी, तो हरीम शाह का नाम मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ना जानता हो टिकटॉक के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, पाकिस्तान और बल्कि बैनुल-अक़वामी इस वक्त शोहरत रखती हैं टिकटॉक के हवाले से, हरीम शाह हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हरीम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी हरीम, हमारी कोशिश तो थी कि हम आपको प्रोग्राम में बराह रास्त बुलाते, लेकिन आप की वापसी हो गई इस्लामाबाद, तो इसलिए हमने सोचा आपको ऑन कॉल लें। जी जी, मेरी आज ही वापसी हुई है अनफॉर्चुनेटली। आज 5:30 बजे मेरी फ्लाइट थी और जी 7:30 में यहाँ पे पहुंची। अच्छा हरीम, मुझे बताइएगा, आपके इल्म में होगा कि टिकटॉक के हवाले से आज ऑफिशियल स्टेटमेंट भी टिकटॉक की जानिब से आ गया है जिसमें ये कहा गया है कि टिकटॉक की बहुत सी वीडियोस जो हैं वो अपलोड होने से पहले डिलीट कर दी जाती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? आपके साथ हुआ है कि बहुत सारी वीडियोस आपने डाली हों और उसमें से कुछ वीडियोस अपलोड हुई हों और कुछ डिलीट कर दी गई हों? बस औकात ऐसे होते हैं कि आप कोई वीडियो डालते हो तो अगर डिफरेंट ग्रुप के लोग या कोई भी रिपोर्ट करे एक वीडियो पे मुतअद्दिद बार, तो वो वीडियो रिमूव की जाती है। लेकिन बस औकात ऐसा भी होता है कि टिकटॉक वाले मतलब वायलेशन का वो देकर उस वीडियो को खुद रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। नहीं तो ये कमेंट के बाद ही, जब तक ये पॉइंट आउट ना हो उसके बाद ही ये वीडियोस डिलीट की जाती हैं, या वैसे ही जब अपलोड करते हैं तो वो खुद भी सेंसर पॉलिसी को देखते हुए वीडियो डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे एक वीडियो अपलोड की है वो टिकटॉक की तरफ से जो मतलब उसको रिमूव किया गया तो टिकटॉक की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि ये वीडियो जो है तो टिकटॉक की तरफ से रिमूव की गई है। और अगर वैसे रिपोर्ट करने की वजह से अकाउंट बैन हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट पे इतने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और वो सारे नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी कितनी वीडियोस ऐसी होंगी जो कि हटा दी गई हों या कंप्लेन की वजह से, जिसको ये कहा गया हो कि नहीं जी ये वीडियो हम पब्लिश नहीं कर सकते? मेरी आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैंने अपलोड की हो और उसे टिकटॉक में रिमूव किया हो। लेकिन मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बस औकात ये शिकायत करते हैं कि हमने ये वीडियो अपलोड की थी तो टिकटॉक वालों ने हमारी ये वीडियो रिमूव कर दी है। ऐसा बहुत सुनने को भी मिला है, देखने को भी मिले। लेकिन मेरे अकाउंट से ऐसी आज तक कोई, हालांकि जब मैं वजारत खारजा में गई थी, मैं वीडियो जब मैंने बनाई थी उस पर मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। उसमें मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने वीडियोज बनाई थी, तो इवन वो वीडियोज मेरी मिलियन में टिकटॉक पे थे, मिलियन में गई थी, 11 मिलियन या 12 मिलियन में गई थी, लेकिन वो भी टिकटॉक में रिमूव नहीं की थी। वो वीडियो आज भी मौजूद है, वो उसको और ज्यादा व्यू मिल गए हैं, लेकिन 1-2 दिन में वो 11-12 मिलियन में चली गई थी। अच्छा, मुझे बताइए कि जिस तरह यूट्यूब है, अब लोग यूट्यूब को एक आमदनी का जरिया भी समझते हैं, तो क्या टिकटॉक से भी कोई आमदनी हासिल हो सकती है या ये सिर्फ एक तफरीही ऐप है जिससे कि सिर्फ इंसान अपने जज्बात का इजहार कर सकता है 15 सेकंड के अंदर अंदर? जी बिल्कुल, टिकटॉक
टिकटॉक बजाते खुद पे नहीं करा। इंडिया के अंदर टिकटॉक खुद पे करता था, क्योंकि इंडियन एक स्टार है फैजू, मिस्टर फैजू, जो वहाँ के बहुत पॉपुलर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि टिकटॉक हमें पे करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक ऐप पे नहीं करता। लेकिन टिकटॉक की वजह से जो है तो बहुत सारे जो यूजर हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके मिलियंस में वो है, वो लाखों रुपया अर्न कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई शक नहीं है। टिकटॉक पे मिलियंस वाले फैन फॉलोअर जितने भी हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, वो लाखों में कमा रहे हैं, और ये हकीकत बात है। आपसे किसी ब्रांड ने जी हरीम, मुझे बताइएगा, आपसे किसी ब्रांड ने अब तक कोई शाउट आउट या कोई ब्रांडिंग या इस टाइप की चीजें करवाई हैं? जी बिल्कुल, मैं 3 कंपनियों की अभी भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ जो मुझे लाखों में पे कर रहे हैं, और मैंने बहुत सारे ब्रांडों की ब्रांडिंग करती हूँ। बहुत सारे मतलब ऐसे जैसे कोई सेल्फ और टेक्नो हो गया, या कोई ऐसा भी ब्रांड कपड़ों का हो गया, या किसी के जूतों का, या किसी ने अपनी प्रमोशन करवानी हो या कोई भी इवेंट करवाना हो, तो वो हमें पे करते हैं, और वो लाखों में पे करते हैं। और ऐसा होता है टिकटॉक की वजह से हर एक मतलब जितने भी फेमस म्यूजिक हैं उनको मीडिया में बहुत काम मिले। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे के बाद टिकटॉक पे लोग आपको पहचानने लगे? यानी जब आप कहीं शॉपिंग सेंटर जाएं या कहीं और दूसरी जगहों पे जाएं तो लोग आपको जानने लग गए थे कि एक टिकटॉक स्टार जो है हरीम शाह, वो जा रही हैं। मैं आपको बताती हूँ कि टिकटॉक पे तब मेरे 6 लाख फैन फॉलोइंग थी। अभी तो 3.4 मिलियन और लाइक्स भी 50 पॉइंट कुछ मिलियंस पे चले गए मेरे। लेकिन जब मैं बहुत कम अरसे में टिकटॉक पे मेरे 6 लाख थे, तो तभी नेशनल मीडिया ने मुझे अप्रोच किया था, और तब से नेशनल मीडिया ने जो है तो मेरे इंटरव्यूज वगैरह करने स्टार्ट कर दिए थे, और तब से मैं नेशनल मीडिया पे आ गई थी। मतलब कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, चाहे जियो हो गया, समा हो गया, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, जो भी वेब चैनल हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, जो फेमस यूट्यूबर हैं, हर एक ने मेरा इंटरव्यू किया हुआ है, हर एक ने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया हुआ है। और मतलब बहुत कम अच्छे में मुझे टिकटॉक पे फैन मिला था। जब मेरी इतनी फैन फॉलोइंग भी नहीं थी, तब मुझे टिकटॉक पे फैन मिला था, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत वायरल होती थी, और मैं लोगों में बहुत कम अरसे में बहुत फेमिलियर हो गई थी। पाकिस्तान के अंदर नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अच्छा, सियासतदानों का क्या रिस्पॉन्स आता है आपके टिकटॉक्स के ऊपर, या जब आप टिकटॉक शेयर कर देती हैं तो क्या नाराजगी भी होती है या नहीं होती है? जैसे हालिया आपने डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ एक टिकटॉक शेयर किया। आप वो टिकटॉक खुद देखिएगा, वो मैंने मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जबरदस्ती बनाई है, उनकी परमिशन से हमने बनाया था, और परमिशन से हमने शेयर किया था, और वो टिकटॉक ही बनाया था, और उनकी मर्जी से बना था। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने इस बात से इनकार किया या मना किया। अच्छा, लेकिन बाद में जो सियासतदान है वो नाराजगी का इजहार करते हैं कि आपने हमारे ऑफिस में नहीं, अभी तक किसी ने नाराजगी का इजहार नहीं किया, और ना कभी मतलब वो ऐसा कोई रिएक्शन शो की है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि एक काम उनकी परमिशन से हुआ, तो वो कैसे इस पर रिएक्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलें, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि टिकटॉक के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? आखिरी क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ कि अब ये जो तर्जुमान का भी जो बयान है वो सामने आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में टिकटॉक के लिए और खासतौर पे पीटीए की जानिब से बातें जरूर की जा रही हैं। अब जबकि पबजी एक ऐप जिसको बंद कर दिया गया है, तो लोगों के जहनों में एक डर भी बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब या टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखा जाए तो बैन करना किसी भी काम का सोल्यूशन नहीं है। अगर आप किसी काम को, किसी भी चीज को बैन कर लोगे, टिकटॉक ऐप है तो टिकटॉक की जगह कोई और ऐप आ जाएगा। जो मेंटली सिक लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो वल्गर लोग हैं, जो मतलब चीप मेंटेलिटी के हैं, तो किसी भी जगह जाके गंदगी करेंगे। उनके पास ऐसा ही मवाद होगा जिसकी वो तजवीज करेंगे, इशात करेंगे, तो बंद होना तो नहीं। लेकिन दूसरा, अगर हुकूमत कोई भी फैसला करती है यंग जी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, तो कंट्रोल नहीं कर सकते जी। तो फिर अगर हुकूमत वक्त कोई भी फैसला करती है तो वो हमें मंजूर होगा, क्योंकि पहले तो हमें ये कि हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में एजुकेशन को आम किया जाए और हमें अपनी तरबियत की जरूरत है, ताकि हम ऐसा वल्गर कंटेंट ना लेके आए जिसकी वजह से जो है ये मुआशरा जो है तबाही की तरफ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीम शाह, आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। उनका कहना यह था कि ऐप्स को बैन करने से बेहतर यह है कि एजुकेशन यानी तालीम को आम किया जाए, लोगों की जो अखलाकियात हैं उनको बुलंद किया जाए, ताकि लोग वल्गर या अखलाक से गिरा हुआ कंटेंट अपलोड करने के बजाय अच्छा तामीरी और मस्बत कंटेंट जो है ना वो अपलोड करें। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो शादी हॉल्स के हवाले से जो बंदिश चल रही है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे मार्च की 15 तारीख से ब्यूटी पार्लर्स बंद है और अब सैलून ओनर्स जो हैं वो
जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गए। इसी वजह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई और साथ साथ एहतजाज भी किया गया कराची प्रेस क्लब पे। तो इन तमाम हवालों से बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे, जिस तरह हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि बहुत से ऐसे शुबाए हाय ज़िंदगी हैं जिनमें कि जिनकी बंदिश की वजह से उनसे मुंसलिक अफराद के घरों का चूल्हा जो है वो बुझना शुरू हो गया है। जिस तरह ब्यूटी पार्लर्स की बात की जाती है, जिम्स या फिटनेस सेंटर्स की बात की जाती है, शादी हॉल्स की बात की जाती है। आज एक खुशाइंद खबर आई है कि पार्क्स को बाकायदा तौर पर खोलने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है शादी हॉल्स की बंदिश, यानी बैंक्वेट्स, शादी हॉल्स, गार्डन्स, ऐसी जगहें जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों शादियाँ हुआ करती थीं, जिनसे वाबस्ता केटरिंग के लोग, वेटर्स और तमाम लोग, यानी अगर हम कुछ देर के लिए सोच भी लें कि चले शादी हॉल ओनर्स शायद जो है ना उन पे कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो आम लोग हैं जो कि कलील रोज़ाना उजरत पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आज शादी हॉल्स ओनर्स एसोसिएशन के एक वफ़द ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान से मुलाकात की है। इससे पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी ये मसला उठाया गया था। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली हैं और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं जनाब खुर्रम शेर ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आज ये मुलाकात हुई है शादी हॉल्स एसोसिएशन या शादी हॉल ओनर्स एसोसिएशन जो है उनकी आपसे, तो सर क्या मसाइल हैं, किस तरह से इनको हल किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत अहम मसला है ये, और आपको याद हो कि जब लॉकडाउन सूबे सिंध में लगा था सिंध हुकूमत की तरफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने सबसे ज्यादा आवाज उठाई थी लॉकडाउन के खिलाफ सूबे सिंध के अंदर, और हमने बहुत फाइट किया, उसके अंदर हमें कामयाबी भी हुई। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज भी मुतासिर हैं, जिसके अंदर जो एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो शादी हॉल है। और मैं आपको बताऊं कि चले आप ओनर्स को छोड़ दें, लेकिन हजारों लोग जो है वो इस कारोबार से जो है वाबस्ता हैं, जिसमें वेटर्स हैं, पकवान वाले हैं, मतलब आप गिनती करेंगे तो आप थक जाएंगे कितने लोग हैं। सो उनसे मुलाकात हुई है और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ इस चीज के अंदर, और हम चाहते हैं कि मसला हल हो। आने वाली जो मीटिंग होगी MCOC के इस्लामाबाद के अंदर, तो असद उमर साहब से मेरी बात नहीं हो पाई अभी तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब से मेरी आज कल बात हो जाएगी, तो उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि नजरसानी की जाए, कुछ SOPs इनके लिए भी बना दी जाए कि इतना बड़ा जो एक डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा जो एक है पूरा कारोबारी सिलसिला है, ये शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। अगर कुछ नहीं तो कम से कम जो घरों के अंदर भी अभी जैसे कि शादियां हो रही हैं उसकी इजाजत दी जाए, कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर दिया जाए। और जाहिर है कि इसमें सबसे पहले सूबों ने अपना प्रपोजल देना है, तो उसमें सबसे पहले मेरी गुजारिश है सूबे सिंध से, सिंध हुकूमत से, कि वो एक यहाँ से अपना प्रपोजल भेज दें, ताकि वहाँ पे जब मीटिंग हो इस्लामाबाद के अंदर तो उसको कंसिडर किया जा सके। लेकिन हम इसे फुली तौर पे सपोर्ट करते हैं कि केटरिंग वालों के लिए, शादी हॉल्स वालों को बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए और शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दुनिया भर के अंदर मामूलात जिंदगी जो अब शुरू हो चुकी है, और अल्लाह का फिर करम है, मैंने पहले भी बात बोली थी कि पाकिस्तान में कोविड जो है वो उस तरह हिट नहीं करा है जिस तरह बाकी मुल्कों में था। तो मैं समझता हूँ कि हमें आहिस्ते आहिस्ते अपनी नॉर्मल लाइफ के ऊपर आ जाना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं कि यानी शादी हॉल्स के हवाले से जब भी बात की जाती है तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स हुए, और ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं कोरोना या कोविड से रिलेटेड, जिन पे सर सबसे बड़ी बात है जब तक वफाकी हुकूमत या नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर की जानिब से इजाज़त नहीं होती उस वक्त तक मुश्किलात पैदा होती हैं। तो क्या SOPs के साथ आप समझते हैं कि शादी हॉल्स को खोला जा सकता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खोल तो दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद SOPs की पासदारी नहीं होती। हमने मार्केट्स में भी ये चीज़ें देखी और भी जगहों पे यही चीज़ें देखने में आई कि चीज़ें जब बाज़ार यही चीज़ें खोल दी जाती हैं तो खोलते वक्त तो सब लोग कहते हैं कि हाँ जी SOPs को भी फॉलो करेंगे, मास्क भी लगाएंगे, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद ही जो है वो तमाम चीज़ों को बाला-ए-ताक़ रख दिया जाता है। क्या कहते हैं सर? प्लीज देखिए, कानून पे अमल कराना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। सूबा सिंध के अंदर आपने देखा है कि जैसे कि मशहूर है ये सूबा के सबसे ज्यादा कानून साजी यही करता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है उसके ऊपर की बिल्कुल जीरो है।
तो मैं समझता हूँ कि ये कानून से इम्प्लीमेंट कराना, सख्त फैसले करना, सजाएं देना, फाइन करना, यह हुकूमत करना शुरू करी। तो आपने सुना है कि कोई बड़े फाइन हुए हों, सो इनको रिलीफ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखें कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी उसी बेसिस के ऊपर रिलीफ देगा जब सूबा सिंध की हुकूमत जो है यहाँ से अपना प्रपोजल भेजेगी। अगर एक टॉपिक के ऊपर सूबा सिंध बात ही नहीं करना चाहेगा और लेट्स से कि पंजाब बात करना चाहता है तो पंजाब को देखा जाएगा, पंजाब को जो है वो एसओपीज बताई जाएंगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जो है इसमें इनिशिएटिव ले और इस बात पे यकीन करे कि डेफिनेटली एसओपीज के साथ वफाक जो है बिल्कुल पूरा सपोर्ट करेगा। खुर्रम साहब, सिर्फ शादी हॉल्स के हवाले से ही बात की जाएगी या अब जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स जो है उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया है? इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, सैलून्स हैं जहाँ पे आज जी सिनेमा है, रेस्टोरेंट्स हैं। सर जब आप शादी हॉल खोल सकते हैं तो फिर रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं खोल सकते? उसमें भी डाइन इन और ये तमाम सहूलियात जो है ये भी शुरू की जा सकती है कि शादी हॉलों को इजाजत दी जाएगी। तो बिल्कुल, देखिए हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, पूरी दुनिया जा रही है और मेरे ख्याल से वो जो एक मुश्किल स्टेज था कोविड का, हम उससे बाहर निकल गए और थैंक्स टू द पॉलिसीज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और जाहिर है कि मैं नहीं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से कोशिशें की है, मेहनत की है सबने। तो सबकी मेहनत से, सबकी कोशिशों से हम काफी हद तक जो है बेहतरी की तरफ है और अब हमें मामूलात जिंदगी की तरफ अपनी नॉर्मल लाइफ के ऊपर वापस चले जाना चाहिए और एसओपीज के साथ। ऐसा ना हो कि हम बोलेंगे नहीं विदाउट एसओपीज हम आगे निकल जाए। अच्छा खुर्रम साहब, एक चीज जो देखी गई दुनिया के दूसरे ममालिक में, बाज़ दफा कोविड के केसेस में कमी आई है और खातिर ख्वाह हद तक कमी आई है, लेकिन उसके बाद एक सेकेंड पीक का आगाज हुआ है जिस वक्त ये चीज़ें खोली गई हैं, रेस्टोरेंट्स खोले गए हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्क हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है या और दूसरे मुल्क हैं जहाँ पे कोविड बिल्कुल कंट्रोल होने के बाद से दोबारा से कोविड ने सर उठाया है। तो सर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो आप क्या समझते हैं कि मतलब सर आपस में इल्जाम तराशी का भी तो सिलसिला शुरू होता है ना कि सिंध हुकूमत ने नरमी नहीं दी है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं जो मैंने फील किया है, हमारी आवाम ने जो है ना इसको बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। अब देखिए जैसे कि जो मैं देखा हूँ कि अगर मेरे जानने वाला भी कोई बीमार हो रहा है तो वो पैनिक नहीं कर रहा है, वो अपने घर के अंदर सीधा सीधा आइसोलेशन के अंदर चले जाता है और उसे पता है कि उसने मेडिकेशन क्या लेनी है। तो हॉस्पिटल की तरफ आप वैसे भी देखें तो कोविड के पेशेंट जितने जा नहीं रहे, अब लोग इसको एक बुखार की तरह ले रहे हैं और सीरियस बुखार की तरह भले आप कह रहे हैं ले रहे हैं, लेकिन लोग मैनेज कर रहे हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं। हॉस्पिटल में आपका भी जाना होता है, मैं भी विजिट करता हूँ और हमने देखे हैं कि जो हमारे आइसोलेशन वार्ड हैं उसमें भी इतना रश नहीं है। जो हाँ ये बात जरूर है कि जो हमारे ओल्ड एज सिटीजन हैं उनका एहतियात करना जरूरत से ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्या उम्मीद करते हैं कब तक एसओपीज बना ली जाएंगी, कवानीन बना लिए जाएंगे या कब तक जो है शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, पार्लर्स, जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स कब तक खुल सकते हैं? मैं समझ रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है चीज़ें एक्टिविटीज़ बेहतरी की तरफ जो है चली जाएंगी। 2 महीने ये हैं जो कि और थोड़े टफ शायद हमें गुजारने पड़े, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर ज़मान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि हम इस पर कानून साजी भी करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ रिकमेंडेशंस जो हैं सिंध हुकूमत की जानिब से बनाकर ये वफाकी हुकूमत को भेजी जाएंगी ताकि इजाज़त मिल सके ख़ास तौर पे शादी हॉल्स, पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स, यानी तमाम ऐसी जगहें जहाँ लोगों का रश हो सकता है उनको एसओपीज़ के साथ खोला जा सके, लेकिन फिर भी इसमें अभी वक्त लगेगा। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से और आप ये बताते चलें कि आज न सिर्फ बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया प्रेस क्लब पे, बल्कि उसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स एंड सैलून ओनर्स ने भी एहतजाज किया। न सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स एंड सैलून ओनर्स बल्कि ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली ख़वातीन भी इस एहतजाज का हिस्सा बनी। एक बड़ी तादाद ख़वातीन की या ब्यूटिशन्स की और स्टाइलिस्ट्स की जो है आज उन्होंने एहतजाज किया। उनका कहना यह था कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है उस वक्त से सैलून्स को और ब्यूटी पार्लर्स को जो बंद किया गया है तो कई ख़ानदान इससे मुतासिर हुए हैं, यानी ऐसे लोग जो कि ब्यूटी पार्लर्स और सैलून से ताल्लुक़ रखते हैं उनके घरों का चूल्हा अब बुझना शुरू हो गया है। हुकूमत से अपील की गई है कि ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स को खोला जाए। बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिनके वाहिद कफ़ील
जो हैं ये ख़वातीन ऐसी हैं जो कि इस शोबे से, इस पेशे से वाबस्ता हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब मुख्तलिफ सलून्स और ब्यूटी पार्लर्स में बाय अपॉइंटमेंट भी काम किया जा रहा है। कुछ लोग ये सर्विसेज घरों पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिज़नेस की बंदिश की वजह से और ये सलून्स और ब्यूटी पार्लर्स बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। ना सिर्फ इन सलून ओनर्स को या इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को, बल्कि आम लोग भी जो हैं वो भी परेशान हैं कि वो कब तक इंतज़ार करें और कब तक अपनी ग्रूमिंग को रोके रखें। हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता कायम करने की। नादिया हुसैन जो पाकिस्तान की एक मशहूर स्टाइलिस्ट भी हैं, ब्यूटिशन भी हैं, मॉडल भी हैं, उनसे बात करने की, क्योंकि आज की इस प्रोटेस्ट में इसको लीड जो हैं वो नादिया हुसैन कर रही थी। उनसे हम रब्ता कायम कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो इसी मौजू पर बात होगी। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्यूटी पार्लर्स और सलून्स की जो बंदिश है लॉकडाउन में, उसके खिलाफ आज एहतजाज किया गया। हुकूमत से अपील की गई है कि ये बिज़नेस जो है इसे खोला जाए और उससे वाबस्ता अफराद जो हैं वो अब उनके घरों का चूल्हा जो है वो बुझने लग गया। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुल्क की मशहूर मारूफ मॉडल और ब्यूटिशियन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन साहिबा, डॉक्टर नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। नादिया, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू जी, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज ये एहतजाज किया गया है और प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाज किया गया। बहुत दिनों से जो सलून ओनर्स हैं या इससे काम करने वाले, इससे वाबस्ता जो लोग हैं, वो सब्र कर रहे थे कि शायद हुकूमत की जानिब से अब नरमी कर दी जाए और लॉकडाउन में और ये जो सलून्स हैं या ब्यूटी पार्लर्स हैं इनको खोल दिया जाए। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल। अभी 5वां महीना चल रहा है और हम लोग अभी तक जो है लॉकडाउन के शुरू दिन से हम लोगों की बिजनेस पर पाबंदी लगाई गई है कि ये क्लोज कॉन्टैक्ट का की सर्विसेज होती हैं और चले ठीक है। हम लोगों ने शुरू के 2-3 महीने तो बड़ी मुश्किल से कोशिश किया कि हम लोग किसी तरीके से वक्त गुजार लें। इसमें हमारी छोटी ईद भी जो है वो ऐसी ही निकल गई, बहुत मुश्किल से निकली छोटी ईद, जिसके अंदर अगेन इवन दो के मॉल्स का जो है वो खुलने का सुनने में आ रहा था कि जी मॉल्स को खुलने की इजाजत दी जाएगी। छोटी ईद की मैं बात कर रही हूँ जी। तो उस वक्त हम लोगों को थोड़ा सा हौसला हुआ कि चलें ठीक है, जब अगर मॉल्स खुल गए तो फिर हम लोग को भी इजाजत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईद के फौरन बाद उन्होंने फिर एक अनाउंस कर दिया कि जी हम लोग जो है वो फिर से 2 हफ्ते तक हमारा लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद फिर उन्होंने 2 हफ्ते के बाद फिर अनाउंस कर दिया कि जी 2 हफ्ते के बाद सलून बैन रहेगा। इसी तरीके से अभी रिसेंटली जो 16 जुलाई को जो एक ऑर्डर आया है उसके अंदर जो बोला गया है कि जी ये अब जो लॉकडाउन है वो अगले या जो बैन है सलून पे वो 15 अगस्त तक है, which means another 1 month। मतलब कि एक और महीना इस इंडस्ट्री पे हमारे कारोबार पे बैन रहना, इसके मतलब कि ये तो कोई अनथिंकेबल सी बात है ना कि जी कोई भी जो है वो 5-6 महीने जो है वो बगैर तनख्वाह के कैसे, बगैर तनख्वाह, बगैर इनकम, बगैर बिजनेस के जो है वो किस तरीके से, जब इनकम ही नहीं है तो फिर आपका घर कैसे चलेगा। अब स्टाफ जो है वो इतना सारा स्टाफ जो है वो बेरोजगार हो गया बिकॉज सलून जो है वो नहीं अफोर्ड कर सक रहे हैं कि अपने स्टाफ को पे करें। इट इज इम्पॉसिबल कि हम लोग स्टाफ को पे कर सकें। अच्छा नादिया, दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि ब्यूटी पार्लर्स जो है अंदर खाने खुले होते हैं, बाय अपॉइंटमेंट काम हो रहा है, सेलेक्टेड क्लाइंट्स जो हैं जो जाने पहचाने जी। नहीं देखें, ये एक बड़ी मतलब जिस तरीके से अगर छोटी मार्केट जो है वो अगर खुली हैं और फिर पुलिस आ जाती है तो जी वो शटर डाउन कर देते हैं, तो इसी तरीके से बहुत से सलून जो है वो खुले हैं। मेरी कल सईद गनी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि जी लाहौर और इधर उधर पंजाब और हर तरफ जो है वो फेडरल की तरफ से सलून पे जो है वो कंप्लीट पाबंदी है। तो मैंने उनसे यही पूछा कि जी फिर पंजाब की तरफ जो है वो सारे सलून बिल्कुल धड़ल्ले से खुले हुए हैं और काम कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, मतलब हर कुछ काम हर तरीके से बिल्कुल खुल्ला काम हो रहा है।
तो फिर सिंध में जो है वो इतना प्रॉब्लम क्यों है? तो ये सर कि जी हम तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर फेडरल की तरफ से जो है वो परमिशन नहीं है तो ये तो फिर अब पंजाब गवर्नमेंट से पूछे ना कि वो लोग फिर क्यों इजाजत दे रहे हैं और क्यों सख्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम तो सख्ती करेंगे, अगर फेडरल की तरफ से जो है वो परमिशन नहीं तो हम तो सख्ती करेंगे। तो मतलब दिस इज जस्ट अच्छा। और फिर ये है कि जी इलाके वाइज भी जो है वो इतनी इलाके वाइज डिफरेंशिएशन है, इतनी ज्यादा कि कोई हद नहीं है। अगर हम क्लिफ्टन डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे इतनी पाबंदी है, इतनी सख्ती है। यहाँ पे आगे जो है वो पुलिस फेरे लगा रही होती है, पुलिस जो है वो सैलून को सील कर रही होती है। उसके बाद एक नई जो कोई आई डोंट नो के इलाके की जो है मोहम्मद अली सोसाइटी के लिए की जो इलाके की कोई मैं खालिफ क्या उसको बोलते हैं, पुलिस की जो वो इंचार्ज, उस एरिया की जो इंचार्ज है वो कोई नई खातून नहीं है, वो बहुत एक्टिव हुई है। तो जी केडीए मार्केट के बिल्कुल जो भी सैलून जो खुलने की भी कोशिश करते हैं वो सब के सब उनको सील कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर आप तारिक रोड देखें, हैदरी देखें, गुलशन इकबाल देखें, जौहर देखें, ये सारे इलाके के सैलून जो है वो सब के सब खुले। तो मतलब क्या है मतलब हम लोगों को भी तो फिर जवाब चाहिए ना कि जी अगर एक पाबंदी है तो फिर पूरी तरीके से पाबंदी हो ना, वरना अगर पाबंदी नहीं है तो फिर पूरे तरीके से फिर पाबंदी ना हो। फिर कुछ इलाकों की जो पुलिस की जो पाबंदी है वो आके जब सील कर देते हैं तो जब उनको अगर पैसे दिए जाए या कुछ ऐसी बात हो तो जी वो फिर ठीक है खुलवा देते। लेकिन कुछ इलाकों की तो ऐसी पुलिस है कि जी वो तो खोलने ही नहीं देते, और कुछ इलाके की पुलिस तो सो ही रही है। मतलब क्या है ये? अच्छा मुझे ये बताइएगा नादिया, आप डॉक्टर भी हैं जी, सूबाई हुकूमत पंजाब में भी सो रही है। जी जी नादिया आप डॉक्टर भी हैं, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि मेरी कुछ ब्यूटी पार्लर ओनर्स से बात हुई, पंजाब से ताल्लुक रखने वाली, मैं नाम भी ले सकता हूँ, समीना खोकर साहिबा, डेजी पार्लर जो उनका सलून है उसकी काफ़ी वो ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं एक दो चीज़ों की। उनका ये कहना था कि वो खुद कोविड में मुब्तला हो गई सिर्फ 2 दिन के सलून के खुलने की वजह से। अब बेसिकली ब्यूटी पार्लर्स या सलून्स में जितना एक्सपोजर ब्यूटिशियन का या उस पार्लर में काम करने वाले लोगों का होता है शायद किसी दूसरे पेशे में इतना नहीं होता। बहैसियत डॉक्टर क्या आप ये समझती हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपके एक्सपोजर में कोई पेशेंट्स आते हैं या कोई ऐसा बगैर सिम्टम के पेशेंट आता है तो क्या आप लोग एट रिस्क नहीं होंगे कोरोना लगने के? देखिए यहाँ पे द मोस्ट जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम अपने मुंह को, नाक को और आंखों को अपने गंदे हाथों से छेड़ने से गुरेज करें। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एहतियाती तदाबीर है वो ये है कि जी आप मास्क पहने और आप अपनी आंखों को और नाक और मुंह को जो है वो गंदे हाथों से मत छेड़ें। तो हमारे एटलीस्ट मेरे सैलून में, मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ, मेरे सैलून में स्टाफ को जो है वो सख्ती से उन लोगों को मना है कि जी आपको जो है वो अपने, तो उन लोगों को मास्क दिए हुए हैं, उन लोगों को फेस शील्ड दिए हुए हैं, और इसके अलावा हम लोग के पास हर तरफ जो है वो सैनिटाइजर्स पड़े हुए, और हमारे पास जो डिसइंफेक्टिंग स्प्रेज हैं वो हर तरफ पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये कि जी हमारे आवरली जो है वो एवरी आवर जो है वो हर तरफ जो है वो स्प्रे होता है, जहाँ पे जो क्लाइंट बैठा वहाँ पे स्प्रे होता है, जब क्लाइंट उठा तो वहाँ पे स्प्रे होता है। फिर हम लोग ऑफ कोर्स टेम्परेचर चेकिंग करते हैं, इवन दो कि टेम्परेचर चेकिंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कोरोना, बट द थिंग इज कि अब जो जितनी भी जो है वो अकॉर्डिंग टू रिसर्च एज वेल, जितनी जो अभी WHO के मुताबिक जो अभी बताया जा रहा है कि जी अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, then that means that you cannot transmit the disease. So then what kind of a risk are that? I mean, you know, yes, the risk is there, but the risk is there even if you go to the shop, even if you go to the मवेशी मंडी। अगर आप जो है वो मॉल जाएंगे तो आप रिस्क में हैं। अगर आप, मतलब कि मैं मॉल गई हूँ, मैंने जो है वो अगर मुझे जूता रिटर्न करना था तो मैं उस वजह से मुझे जबरदस्ती मॉल जाना पड़ा। जब मैं मॉल में गई हूँ और फिर जब मैं जूते की दुकान में गई हूँ तो वहाँ पे मुझे हैरत हो गई थी कि जी ये इतने बड़े मॉल में जो है वो जूते की दुकान में किस किस्म की जो है वो SOP फॉलो हो रही है, बिकॉज कोई जो है वो ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप नादिया अगर एक आध दो सलून्स या जो डिफेंस और क्लिफ्टन के सलून्स हैं, पॉश एरियाज के जो सलून्स हैं, वहां तो चले SOPs का ख्याल रखा भी जा सकता है,
लेकिन आप समझते हैं कि जो छोटे छोटे सलून्स बिल्कुल एक छोटी छोटी शॉप्स में बने हुए, दुकानों में जो सलून्स बने हुए, देखें इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो छोटी छोटी आपकी मार्केट्स है ना, जो आपकी जो गली मोहल्ले की जो आपकी जो मार्केट है उसको क्या बोलेंगे, जो छोटी जो दुकान है, जो आपकी जो मोहल्ले की जो दुकान है, वहाँ पे किस किस्म के SOPs फॉलो हो रहे। मैं देख चुकी हूँ, मेरा सारा स्टाफ जहाँ पे रहता है, मैं उनको अगर घर भी कभी छोड़ने गई हूँ, मैंने उन इलाकों की अगर चाय का खोखा भी खोला हुआ है ना, तो वहाँ पे किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। कोई भी राह चलने वाला भी जो इन इलाकों में मोहल्लों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे बच्चे अगर साइकिलिंग कर रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, उस दिन मैं मेन सीवीओ रोड पे मैं अपने बच्चों के साथ साइकिलिंग करने गई थी, मेन सीवीओ रोड पे। और वहाँ पे क्योंकि आजकल तो सीवीओ रोड तो पूरा का पूरा जो है वो लॉकडाउन हुआ हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो है वो सीवीओ रोड तो एक तरफ से दूसरी तरफ से बंद हुआ हुआ है। तो वहाँ पे मेन सीवीओ रोड पे जब मैं अगर साइकिलिंग करी थी अपने बच्चों के साथ, वहाँ पे मैंने देखा कि सर्विस रोड पे कम से कम कोई 15 लड़के इकट्ठे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब फुटबॉल इज अ कॉन्टैक्ट बेस्ड स्पोर्ट। अच्छा अच्छा नादिया, मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, नादिया मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ सूबाई मसला नहीं है, बल्कि ये एक वफाकी हुकूमत की जानिब से जब तक के नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर या वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पर इजाज़त नहीं दी जाती, उस वक्त तक सलून्स को या फिटनेस क्लब्स को, हेल्थ सेंटर्स को, शादी हॉल्स को, रेस्टोरेंट्स को खोलना आसान नहीं होगा। तो हम वफाक से ही तो फिर कंप्लेन कर रहे हैं ना जी। पर फेडरल ने जो है वो फेडरल की तरफ से अगर इमरान खान ने बोला है कि जी बिजनेसेस को खोला जाए, कारोबार को खोला जाए, हम भी कारोबार, हमारा भी कारोबार है ये, हमें ना कोई रिलीफ मिला है, ना हम लोग को कोई ग्रांट मिला है, ना हम लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लोन के लिए अप्लाई करना भी जो है वो इतना एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है कि हमारे यहाँ की जो खवातीन है जिस किस्म के सैलून जो चलाती है, इन लोगों के पास जो है वो फाइनेंशियल अपनी ऑडिट 3 साल की ऑडिट, तो जो अपनी फाइनेंशियल बुक्स उनकी बिल्कुल इन ऑर्डर हो, ये हो वो ऐसा तो ऑपरेट ही नहीं करते ये लोग। तो फिर कहाँ से इन लोगों को जो है वो लोन्स मिलेंगे, कहाँ से उनको ग्रांट्स मिलेंगे, कहाँ से उनको क्या मिलेगा? तो वफाकी हुकूमत की जानिब से या उन तक आपने कोई राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, या फिर डायरेक्ट अपील की गई है वज़ीर आज़म? इनसे मिल चुके हैं, हम लोग कमिश्नर साहब से मिल चुके हैं, बेतहाशा लेटर्स जो हैं वो CM साहब को जा चुके हैं, लेकिन कमिश्नर ने जो है वो हम लोगों को बहुत झूठी किस्म की जो है वो तसल्लियां दी कि नहीं जी बिल्कुल खुल जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी देखे ना, ये तो थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है, ये है वो है। तो हमने कहा कि ठीक है, भले रिस्की है, लेकिन हम लोग तैयार हैं कि जी SOPs के साथ खोलने के लिए, और आप भले आप जो है वो कोई कमीशन, कोई ऐसी कोई अथॉरिटी कोई ऐसी रखें कि जी वो सैलून को जाके जो है वो चेक करे कि जी जो भी सैलून SOPs को फॉलो नहीं कर रहा तो उनको जो वो जाके सील कर दे। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स को सील किया, नाहिद को सील कर दिया, इम्तियाज को सील कर दिया, चेजब को सील कर दिया, आगाज को सील कर दिया कि जी वहाँ पे कोविड पॉजिटिव निकले हैं, तो जी वहाँ पे जो है वो कितने मार्केट्स हैं वो बड़ी बड़ी मार्केट, हाइपरस्टार सील हो गया, कारपोर्ट सील हो गया कि जी वहाँ पे जो है वो कोविड पॉजिटिव स्टाफ में निकला, तो जी पूरी की पूरी दुकान सील होगी। कोई ना कोई तो जाके चेक कर रहा है ना SOPs को, अगर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं SOPs, तो इसी तरीके से सैलून से भी जाके करें। तो अच्छा मुझे बताइएगा कि आपके अपने पर्सनल ये जो ब्यूटिशियंस का सर्किल है, इसमें जिस तरह हर शख्स के अपने सर्किल में बहुत से लोग जो हैं जो कोरोना का शिकार हुए हैं, तो क्या ब्यूटिशियंस और ये सैलून ओनर्स या जो वर्कर्स हैं उनमें कोरोना हो चुका है या आपकी नॉलेज में है? नहीं, अभी तक तो मुझे सच किसी का पर्सनली तो मुझे नहीं पता किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है, और स्टाफ में से तो खैर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने स्टाफ का कह सकती हूँ कि अभी तक मेरे स्टाफ को जो है वो मेरी नॉलेज में अब तक तो उनको किसी को ऐसा नहीं हुआ है, और किसी मेरी अपनी जानने वाली ब्यूटिशियन को अब तक नहीं हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, सिर्फ ये है कि हम लोगों को एक्सपोजर हुआ था, जैसे कि हम लोग जब गवर्नर साहब से मिलने गए थे तो अगले दिन हम लोग को पता लगा कि जी वो पॉजिटिव हैं। उसके बाद फिर मैं पर्सनली एक मॉर्निंग शो में गई थी, तो जी फिर मुझे 4 दिन बाद पता लगा कि जी मॉर्निंग शो जो है होस्ट है वो कोविड पॉजिटिव थी। तो फिर जाहिर है उस वक्त भी एक डर लगा कि पता नहीं हम लोग कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, टेस्ट कराएं ना कराएं, क्या करें, थोड़ा सा एक वो परेशान हो गए थे।
लेकिन अभी तक मेरे अपने लाइक सर्कल में मुझे जो है वो नहीं किसी का नॉलेज नहीं है मेरे अभी तक मुझे इल्म नहीं है कि जी कोई पॉजिटिव हुआ है कि नहीं हुआ है। और खुदा ना करे अगर हुआ भी हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा कोई बीमार हो गया हो। लाहौर में जो है वो हुआ है, अलबत्ता शमल कुरैशी जो लाहौर के जो टोनियन गाय सैलून के जो ओनर हैं लाहौर में, उनको हुआ था, लेकिन वो कराची के नहीं है, वो लाहौर के हैं वो। तो उनको हुआ था और वो बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे क्योंकि उनको काफी सिवियर किस्म का निमोनिया हो गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज फाइन नाउ। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि नादिया, जैसे आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, यानी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स भी देती हैं, तो कॉस्मेटिक क्लिनिक्स पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, सलून्स पे पाबंदी है। कॉस्मेटिक्स का जो काम है यानी बोटॉक्स, फिलर्स या लेजर सर्जरीज या ये चीजें, ये तमाम चीजें तो चल रही हैं अभी भी। देखिए, ये जो भी अगर चल रहा है, ऐसा कोई मतलब कोई नाम लेके जो है वो ऐसा नहीं बोला गया कि हाँ जी इन लोगों को इजाजत है। मेरे क्लिनिक के बिल्कुल बराबर में एक कंसल्टिंग क्लिनिक का पूरा सेटअप है, तो वो कंसल्टिंग क्लिनिक तो हर वक्त जो है वो मतलब भरा हुआ रहता है। तो अब अगर कंसल्टिंग क्लिनिक्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे अगर डॉक्टर हैं वो पेशेंट से जो है वो मिल रहा है, और दीज आर कंसल्टिंग क्लिनिक्स, दिस इज जस्ट लाइक आई मीन ओपीडी भी नहीं है, सिर्फ कंसल्टिंग क्लिनिक्स है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट कोई कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ आके आपने डॉक्टर को चेक करना है और डॉक्टर ने आपको चेक करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी तो इतना ही तो क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ पे भी तो हो रहा है ना। अच्छा, तो आप समझती है कि लेकिन वैसे क्लिनिक्स वगैरह या ये जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स जो सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, वहां पे तो काम चल रहा है, उनको तो नहीं बंद किया गया है? नहीं, उनको अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं उनको बंद किया गया है, नहीं। अच्छा, लेकिन अभी जो हम लोगों को जहाँ तक नॉलेज है वो ये है कि जी बार्बर्स जो हैं वो अलाउड है, पर सलॉन्स जो है वो बंद हैं। अगर आप खड्डा मार्केट और इधर उधर के हर तरफ के बार्बर्स को देखेंगे, सारे बार्बर्स को जी, तो बार्बर्स को फिर क्यों नहीं रोका जा रहा? मतलब कि जी जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो आपके एमपीज हैं या जो एमएनएज हैं, जब उनको अपनी दाढ़ी मूछे जो है वो उनको अपनी करानी है, उनको क्या उसको ग्रूमिंग करानी है उनकी, तो फिर वो लोग जो है वो जा सकते हैं अपनी ग्रूमिंग के लिए, वो जा सकते हैं नाई के पास। लेकिन खवातीन जो है वो अपनी सर्विसेज वगैरह कराने के लिए जो है वो तो उनको यहीं से कोरोना आना है ना, तो फिर बार्बर्स को क्यों इजाजत है? ओके, तो क्या जो आप लास्ट मैसेज देना चाहें खास तौर पे वफाकी हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, क्या कहेंगी? देखिए, मैसेज सिर्फ यही है कि हम लोगों को कोई किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिली है, ना हम लोगों को रेंटल रिलीफ मिला है, ना हम लोगों को कोई टैक्सेशन का रिलीफ मिला है, ना हम लोगों को अपनी बिजली के बिल्स में रिलीफ मिला है, ना हम लोगों को कोई ग्रांट मिला, ना हम लोगों को कोई लोन मिला, ना हम लोगों को कुछ मिला, ना हम लोगों से किसी ने पूछा कि जी तो तुम लोग जिंदा हो कि मर गए हो। एटलीस्ट हम लोगों को हम जो मांग रहे हैं वो हमें दे दिया जाए कि जी हम लोगों को एसओपीज के साथ जिस तरीके से बाकी कारोबार है, हम लोगों को भी इजाजत दी जाए बिजनेस खोलने की। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया हुसैन, मशहूर मॉडल और ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। इनका कहना यह था कि इस ख़ास तौर पे लॉकडाउन की वजह से सलून्स और ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश की वजह से, जो कि सिर्फ सलून्स और ब्यूटी पार्लर्स के लिए, जबकि बार्बर शॉप्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, इस तरह से इस शोबे से वाबस्ता लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, और उनकी मुश्किलात और परेशानी का ख्याल रखना चाहिए हुकूमत को, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को बल्कि सूबाई हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए। एसओपीज़ की जो पासदारी है वो की जाएगी, एसओपीज़ को फॉलो किया जाएगा। और ख़ास तौर पर इनकी ये भी शिकायत थी कि कराची की कुछ एरियाज़ जो कि पॉश एरियाज़ हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है, जबकि इसके बिल्कुल बरक्स जो दूसरे एरियाज़ कराची के हैं वहाँ पे फिर भी अंदर खाने जो है वो मुख्तलिफ सलून्स, ब्यूटी पार्लर्स और इन तमाम चीज़ों का कारोबार अपनी जगह चल रहा है। पर नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।